एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे, और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु वत्स और मैंने यूपीएससी सीएपीएफ एसी एग्जाम 2021 में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। तो आज मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों को अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से मैंने सीएपीएफ एग्जाम की प्रिपरेशन करी, कैसे मैंने अपनी लाइफ के अंदर लो फेजेस जो है उनको हैंडल किया, उसके साथ साथ गाँव के अंदर रह करके मैंने कैसे अपनी प्रिपरेशन करी, क्या मेरी स्ट्रेटेजी थी, क्या मैंने बुक लिस्ट वगैरह फॉलो करी, इसके साथ साथ और कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो मैं कर रहा था और अपने आप को मोटिवेटेड रख रहा था। तो वो सारी चीजें मैं डीकेटी के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बताऊं तो जैसा कि मैंने बताया, मेरा नाम हिमांशु वत्स है। मैं झटीगरा गांव से बिलोंग करता हूं जो कि नजफगढ़ टाउन के अंदर पड़ता है, दिल्ली के अंदर। और मैंने अपनी सारी प्रारंभिक शिक्षा, अपनी ग्रेजुएशन वगैरह वो सब इसी एरिया से होकर के पास करी है। मैंने अपनी 10th, अपनी 12th ये मैंने रावमान सिंह पब्लिक स्कूल से पास करी है। इसके साथ साथ मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारका से पास करी है। मैंने 2019 में ग्रेजुएट होने के बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन जो थी वो स्टार्ट की। यूपीएससी के अंदर बात करें तो मेरी प्रिपरेशन जो थी वो इस तरह से रही कि मैंने 2019 में अपना सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना शुरू किया। और 2019 में जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी तो मैंने अपना मैथ्स ऑप्शन जो है चूज किया। कहीं ना कहीं मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करी, एक अटेम्प्ट दिया, लेकिन वहां मुझे लगा था कि सीएपीएफ भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा एग्जाम है जिसको हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट को देना चाहिए अगर उसके मन में एक ग्रुप ए की जॉब जो है वो हासिल करने का एक मोटिवेशन है उसके अंदर और वो चाहता है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने एरिया के लिए कुछ करना। तो सीएपीएफ वो एक अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करता है। तो मैंने वही चीज ध्यान रखते हुए सीएपीएफ का एग्जाम 2020 के अंदर दिया। बट फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक तो गया लेकिन मैं फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाया। मेरा फाइनल सिलेक्शन 6 मार्क्स से नहीं हुआ और मैं जो है रिजर्व लिस्ट में भी नहीं आ पाया। लेकिन कहीं ना कहीं ये था कि सीएपीएफ एक ऐसा एग्जाम है जिसको अचीव किया जा सकता है, जिसको किया जा सकता है। मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर वो चीजें हैं जो मैंने पढ़ रखा है सारा, वो वही यूटिलाइजेशन जो है वो सीएपीएफ के अंदर होगा। तो मैंने उस चीज को ध्यान में रखते हुए एक और अटेम्प्ट दिया 2021 के अंदर और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। सीएपीएफ 2021 का जब मैंने अटेम्प्ट दिया, इस बार मैंने अपनी जो प्रिपरेशन थी उसको थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक वे में चेंज किया, थोड़ा सा स्मार्ट वे में चेंज किया और अपना जो स्कोर था उसको मैंने रिटन एग्जामिनेशन के अंदर लगभग 54-55 मार्क्स तक जंप मारा और इंटरव्यू के अंदर 20 मार्क्स का जंप मारा और ओवरऑल मैंने ऑल इंडिया रैंक 1 जो है वो हासिल करी सेकंड अटेम्प्ट के अंदर। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। इसके अलावा 2022 का जो सीएपीएफ का एग्जाम था उसका भी इंटरव्यू मुझे देना था, मैं उसके लिए भी एलिजिबल था। बट सिंस आप लोगों को पता है कि सीएपीएफ की एक पॉलिसी होती है एग्जाम की कि अगर आप फाइनली सेलेक्ट हो जाते हो तो आप अगले साल के प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इस वजह से मैंने वो इंटरव्यू स्किप किया। तो ये था मेरे बारे में। अब बात करते हैं कि मैंने अपनी प्रिपरेशन की कैसे। तो देखो, सीएपीएफ एग्जाम के बारे में बात करूं तो सीएपीएफ का जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं एक सबसेट की तरह, सिविल सर्विसेज एग्जाम की तरह। तो अगर सिविल सर्विसेज एग्जाम की मैंने तैयारी करी थी तो उस तैयारी ने मुझे कुछ ना कुछ सपोर्ट किया सीएपीएफ की प्रिपरेशन में। मैंने सिविल सर्विसेज में 3 अटेम्प्ट दिए। पहले अटेम्प्ट मैंने 2020 में दिया जिसमें मैंने मेंस लिखा मैथ्स ऑप्शनल के साथ, बट मैं मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया। सेकंड अटेम्प्ट एंड थर्ड अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हुआ। तो ये मेरे लिए बहुत लो फेज था। खुद को हैंडल करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट जो वो हो गया था, फेलियर को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट हो गया था। कहीं ना कहीं प्रेशर मेरे ऊपर ये आ गया था कि अब जॉब भी नहीं है, कॉलेज की प्लेसमेंट भी हमने नहीं ली और कहीं भी सिलेक्शन भी नहीं हो पा रहा, किसी भी एग्जाम में नहीं हो पा रहा। तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके का डिमोटिवेशन था। बट सिंस जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन थी उसने मेरे अंदर वो चीजें डेवलप कर दी थी कि मैं सीएपीएफ के एग्जाम को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकता हूँ, अच्छे तरीके से इसको दे सकता हूँ। तो दूसरे अटेम्प्ट में जब मैंने सीएपीएफ का दिया, मैंने रिटन एग्जाम के अंदर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में 2020 में मेरे 133 मार्क्स थे, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में 185 मार्क्स आए पेपर 1 में और मैंने 50 मार्क्स का जंप किया।
देन पेपर 2 जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो मेरा नॉर्मल ही था और मैंने उसके लिए कोई खास ज्यादा तैयारी की भी नहीं। तीसरा जो स्टेप होता है फिजिकल मेडिकल, इसके लिए मैंने पहले अटेम्प्ट में ही काफी तैयारी कर ली थी। मैंने लगभग 2-3 महीना रनिंग, लॉन्ग जंप ये सब प्रैक्टिस की थी और उसके बाद जो है मैंने अपना इंटरव्यू जो है उसके लिए प्रिपरेशन किया और इस बार इंटरव्यू में भी काफी ज्यादा मेहनत करी, खूब एफर्ट्स लगाए। कुछ मेंटोर मिले, चौधरी सर जो मेंटोर थे उन्होंने काफी हेल्प की। मेरी एक फ्रेंड है उसने बहुत ज्यादा हेल्प करी इंटरव्यू की प्रिपरेशन में, शुरू से लेकर के एंड तक मेरे मॉक इंटरव्यूज लेना, तो वो चीजें थी। और इस प्रोसेस के थ्रू मैंने इंटरव्यू में लास्ट ईयर 90 मार्क्स थे और इस बार 110 मार्क्स, तो मैंने एक अच्छा जंप जो है वो मारा, वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर मैंने किया और ऑल इंडिया रैंक 1 जो है वो हासिल करी। अब बात करते हैं मेरी स्ट्रेटेजी, मेरी जो स्ट्रेटेजी थी वो क्या थी इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की। तो देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को स्ट्रेटेजी से पहले ये पता होना जरूरी है कि एग्जाम के अंदर होता क्या क्या है। तो ये जो CAPF AC एग्जामिनेशन है, असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन है, ये आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप एक गजेटेड ऑफिसर अपॉइंट हो सकते हो, एक एज ए पुलिस ऑफिसर या पैरामिलिट्री ऑफिसर भी कह सकते हैं हम, वो आप अपॉइंट हो सकते हो किसी भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज के अंदर, जिसके अंदर हमारी 5 फोर्सेज होती हैं, CISF, SSB, ITBP, BSF एंड CRPF। ये 5 फोर्सेज के लिए एग्जाम होता है जिसके अंदर आप एक ग्रुप ए गजेटेड ऑफिसर बनते हो, कंपनी कमांडर बनते हो, जो कि एक 130-140 मैन की जो कंपनी होती है उसको लीड करता है, उसको पूरा उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो संभालता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी मिलती है, कहीं ना कहीं पुलिस की तरह और पैरामिलिट्री की तरह हम देख सकते हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट सर्विसेज की तरफ से। ठीक है, इस एग्जाम के बारे में बात करें तो इस एग्जाम में 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला रिटन एग्जामिनेशन, देन फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन एंड देन थर्ड स्टेप होता है इंटरव्यू, पर्सनैलिटी टेस्ट। अब रिटन एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है पेपर 1, दूसरा होता है पेपर 2। पेपर 1 जो है वो हमारा सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है जिसके अंदर 125 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और टोटल 250 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। देन उसके बाद सेकंड पार्ट जो होता है वो आपने जिस टाइम पे पेपर 1 दिया जिस दिन, उसके 2 घंटे बाद आपका पेपर 2 होगा, वो 3 घंटे का सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होता है और ये 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। तो रिटन जो हो गया वो हमारा हो गया 450। आगे मैं आपको दोनों पेपर की स्ट्रेटेजी भी एक एक करके बताऊंगा कि किस तरह से आप उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। देन जैसे ही आप रिटन क्वालिफाई करते हो, आपका फिजिकल मेडिकल जो है वो होगा। फिजिकल मेडिकल आपका एक डेडिकेटेड सेंटर्स होते हैं, आपके एरिया के हिसाब से आपको सेंटर जो अलॉट कर दिया जाएगा एंड देन उसके बाद आपका फिजिकल मेडिकल होगा जिसके अंदर आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देते हो, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देते हो एंड मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो देते हो। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं जिसके अंदर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए फॉर बॉयज, 157 सेंटीमीटर फॉर गर्ल्स एंड देन उसके बाद आपका चेस्ट मेजरमेंट होती है जो कि बॉयज के लिए 81 सेंटीमीटर मिनिमम और मैक्सिमम जो है 86 सेंटीमीटर, मतलब मिनिमम 81 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना जरूरी है। गर्ल्स के लिए ये चीज नहीं होती है। देन उसके बाद आपकी वेट मेजरमेंट है, यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन है CAPF का, उसमें आपका एक चार्ट मेंशन होता है जिसके अंदर हाइट, वेट और एज के हिसाब से आपका क्राइटेरिया मेंशन होता है, उस हिसाब से आप अपना वेट देख सकते हो किस रेंज में आपका वेट होना चाहिए। जैसे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है जिसके अंदर आपको 800 मीटर्स करनी होती है 3 मिनट 45 सेकंड में फॉर बॉयज, 4 मिनट 45 सेकंड फॉर गर्ल्स। देन उसके बाद आपका 100 मीटर्स होता है जिसके अंदर आपको 16 सेकंड में करनी होती है फॉर बॉयज, 18 सेकंड में करनी होती है फॉर गर्ल्स। देन उसके बाद आपकी लॉन्ग जंप होती है, लॉन्ग जंप आपको 3 चांसेस मिलते हैं और इसके अंदर आपको 11 या 12 फीट होता है फॉर बॉयज एंड जो गर्ल्स है उनके लिए मेरे ख्याल से 10 फीट होता है, 9 फीट होता है, सॉरी बॉयज के लिए होता है 3.5 मीटर एंड गर्ल्स के लिए होता है 3 मीटर। देन उसके बाद एक होती है शॉर्ट पुट और वो शॉर्ट पुट सिर्फ बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए नहीं है। इससे पहले 2021 से पहले तक या 2022 तक सिर्फ एक चांस मिलता था शॉर्ट पुट में। अब CAPF 2023 के नोटिफिकेशन से यूपीएससी ने इसके अंदर 3 चांसेस जो है वो ला दिए। शॉर्ट पुट आपको लगभग 15-16 फीट तक फेंकना होता है, 4.5 मीटर, 7.26 kg की बॉल होती है और पूरा आपको जो है रूल वगैरह वहां पे समझाए जाते हैं अच्छे तरीके से। ये फिजिकल टेस्ट जब आप क्वालिफाई कर लेते हो फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल के अंदर आपका ब्लड टेस्ट, आपका यूरिन टेस्ट, आपका चेस्ट का एक्सरे, देन उसके बाद आपका फ्लैट फुट, आपके नोकनीज, आपके प्राइवेट पार्ट्स, देन आपका जो टीथ है, आपके ईयर है, नोज है, आईज है, वो सब चेक की जाती है। आपकी बॉडी स्ट्रक्चर, कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है। अगर कोई सर्जरी है तो 6 मंथ से ज्यादा ओल्ड अगर वो है तो चल जाएगी, उससे कम है तो थोड़ा दिक्कत आ सकती है। बाकी बोर्ड टू बोर्ड वेरी करता है एंड सेंटर टू सेंटर वेरी करता है। देन मेडिकल जो एग्जामिनेशन है इसमें आई की बात करते हैं लोग कि चश्मा पहनना अलाउड है कि नहीं। देखो यहाँ अलाउड है और +-4 डायोप्टर तक आपकी पावर जो है वो हो सकती है आई की। अगर आपकी पावर जो है वो +-4 डायोप्टर तक है तो अलाउड है, कोई इश्यू नहीं है।
और अगर आप मेडिकल क्वालिफाई करते हैं तो फिर आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाओगे, जो कि यूपीएससी के द्वारा इंटरव्यू लिया जाता है ढोलपुर हाउस के अंदर ही, यूपीएससी की जो मेन बिल्डिंग है उसके अंदर, जहां पे आईएएस या आईएफएस ऑफिसर के इंटरव्यू होते हैं, वहीं पे ही सीएपीएफ के भी ऑफिस इंटरव्यू होते हैं, और सेम बोर्ड होते हैं जो कि आईएएस का इंटरव्यू लेते हैं वही सीएपीएफ का भी इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू होता है 150 मार्क्स का, और टोटल मिलाकर के आपका मार्क्स जो जुड़ते हैं वो जुड़ते हैं रिटर्न पेपर 1 के, उसकी आपकी कट ऑफ आती है, पहले उसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। जब वो कट ऑफ क्वालिफाई हो जाएगी फिर आपका पेपर 2 चेक होगा। उस पेपर 2 में मिनिमम आपको 50 मार्क्स जो है वो लाने होते हैं। अगर आपके 50 मार्क्स से कम है तो आपका चाहे पेपर 1 में 250 भी क्यों ना हो, आप क्वालिफाई नहीं होगे। 50 मार्क्स मिनिमम आप क्वालिफाई कर लोगे, फिर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की मिलाकर के भी एक कट ऑफ आएगी, और उसके बाद आपको फिजिकल मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिर आपका फिजिकल मेडिकल सिर्फ क्वालिफाइंग है, देन इंटरव्यू होता है 150 मार्क्स का। पेपर 1, पेपर 2 एंड इंटरव्यू के जो मार्क्स है इनको मिलाकर के फाइनल मेरिट जो है वो आती है। आप लोगों को एक रफ आइडिया कट ऑफ के बारे में अगर बताऊं मैं, तो 2021 की जो पेपर 1 की कट ऑफ है वो है 138, पेपर 1 प्लस 1 पेपर 2 की कट ऑफ है वो 226 एंड फाइनल कट ऑफ है 345। ये है जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज के लिए आप यूपीएससी की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। एंड जो मेरे मार्क्स थे, मैं जो रैंक 1 हूं, मेरे जो मार्क्स हैं वो मैं बता देता हूं। पेपर 1 में 185, पेपर 2 में 93 एंड इंटरव्यू में 110, और मेरा जो फाइनल टोटल है वो 388 मार्क्स है, और उसके बाद मेरी रैंक 1 जो है वो आई है। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी के बारे में कि स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है हर एक पेपर की। पेपर 1 की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूं तो पेपर 1 के अंदर आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस, देन उसके बाद आपके करंट अफेयर्स एंड थोड़ा बहुत डिफेंस एंड कंप्यूटर भी आता है। तो ये चीजें होती हैं बेसिक। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनके लिए आप नॉर्मल वही बुक जो पढ़ते हो, लक्ष्मीकांत एंड एनसीईआरटी, स्पेक्ट्रम फॉर हिस्ट्री, देन थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री फॉर एंशिएंट मिडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर, एंड इसके अलावा आपकी ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज, एंड देन आपकी साइंस के लिए एनसीईआरटी 6 to 10 की एनसीईआरटी, इकोनॉमी के लिए आपकी एनसीईआरटी, एंड इसके अलावा आपका जो करंट अफेयर्स है उसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ो। कोई भी मंथली मैगजीन जो आती है, जो सीएपीएफ स्पेसिफिक मैगजीन्स होती है, 1 लाइनर मैगजीन्स, वो आप फॉलो करो। एंड एंड में एग्जाम से पहले आप मैराथन वीडियोस जो है उनका सहारा ले सकते हो, और उसके थ्रू आप करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हो। तो ये ओवरऑल पेपर 1 का बुक लिस्ट है। और इसके अलावा पेपर 1 की जो स्ट्रेटेजी है वो यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। 125 क्वेश्चन आते हैं, तो मैं तो ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था, लाइक 110, 115, 120, ताकि ज्यादा से ज्यादा मैं स्कोर कर सकूं। बिकॉज अगर मैं पेपर 1 में ज्यादा स्कोर लाऊंगा तो मेरे को पेपर 2 और इंटरव्यू में अगर कम भी आता है तो मैं कंपनसेट कर पाऊंगा। बट अगर आपके पहले ही पेपर 1 में कम है तो आपको पेपर 2 और इंटरव्यू में ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे, जो कि मुझे पता है कि मैं उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूं उस सेक्टर में। तो हमें एंड गोल क्या है, मार्क्स की तरफ देखना है कि मार्क्स किस चीज से बढ़ाए जा सकते हैं। पेपर 1 से ज्यादा आ रहे हैं, पेपर 2 से आ रहे हैं, या फिर इंटरव्यू से आ रहे हैं, वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। पेपर 2 की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करें, पेपर 2 का सिंपल है कि आपको एग्जाम को कंप्लीट करना है, पूरा पेपर जो है वो लिखना है। दूसरा, आपको न्यूज़पेपर जो है उसका सहारा लेना है पढ़ने के लिए। जो भी कंपोनेंट आते हैं, ऐसे, रिपोर्ट, आर्ग्यूमेंट, वो सारा का सारा आपका न्यूज़पेपर से कवर होता है। एंड इसके अलावा आप कोई भी जो है आईएएस कोचिंग्स की जो मैगजीन्स होती है उनको फॉलो कर सकते हो फॉर डीप जो डिटेल्ड करंट अफेयर्स होते हैं, जो इशू बेस्ड करंट अफेयर्स होते हैं, जो कि सीएपीएफ में एज ए एसे, रिपोर्ट और आर्ग्यूमेंट आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पेपर 2 में आपका प्रीसी और कॉम्प्रिहेंशन आता है, जो कि बेसिक आपने 10th 12th में भी किया होगा। एंड देन ग्रामर आती है, सब्जेक्टिव इन नेचर, जो भी आपने 10th 12th में पढ़ी होगी, थोड़ी बहुत डिफरेंट पढ़नी होती है, जिसके लिए आप एसपी बख्शी और नीतू सिंह करके एक बुक आती है, इनको फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा पेपर 2 में एक इंपॉर्टेंट बुक है जो कि है इंटरनल सिक्योरिटी की बुक बाय अशोक कुमार एंड विपुल। इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है काफी अच्छी है और काफी इंटरनल सिक्योरिटी को कवर करा देती है। लगभग 1 या 2 क्वेश्चन इंटरनल सिक्योरिटी का हर साल पेपर 2 में देखने को मिलता है। तो ये रिटर्न की स्ट्रेटेजी थी, रिटर्न की बुक लिस्ट थी ओवरऑल। बाकी अगर मार्क्स अपने आपको बूस्ट करना है तो पेपर 1 में वही है, ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, नेगेटिव को कम रखना पड़ेगा। एंड दूसरा, पेपर 1 के अंदर सबसे ज्यादा फोकस आपको जो करना है वो करना है साइंस के ऊपर। साइंस के ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि 125 में से 30 के आसपास क्वेश्चन साइंस के आते हैं। दूसरा फोकस आपको जो रखना है वो रखना है आपका पॉलिटी के ऊपर, क्योंकि ये काफी ईजी होता है और सब सही करके आते हैं, आप गलत करना अफोर्ड नहीं कर सकते इसके अंदर। तीसरा आपको फोकस जो रखना है वो रखना है मैथ्स एंड रीजनिंग के ऊपर, क्योंकि 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी होते हैं, सारे के सारे सोल्व किए जा सकते हैं। एंड देन आप अपना ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इन सब के ऊपर भी फोकस कर सकते हो। बट सबसे ज्यादा फोकस आपका होना चाहिए एनसीईआरटी साइंस की 6 to 10 तक की, और थोड़ा बहुत 11th 12th का भी आपको पढ़ना पड़ता है। वो आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे, एनालाइज करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कितनी इंपॉर्टेंस है। पेपर 1 में कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो सबसे ज्यादा आता है, किसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, कौन से टॉपिक्स है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होते हैं। इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ट है, उसके अलावा कोई और चीज की आपकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। देन पेपर 2 के बारे में बात करें, पेपर 2 के अंदर सबसे ज्यादा फोकस आपका होना चाहिए ग्रामर के ऊपर, जो कि सब्जेक्टिव इन नेचर होती है, बट फिर भी वो ऑब्जेक्टिव है।
वो सब्जेक्टिव है, लेकिन स्टिल वो इतना स्कोरिंग पार्ट है कि उसके अंदर अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हो तो आप 25 में से 25 मार्क्स की जो ग्रामर है उसमें से आप 22 मार्क्स स्कोर कर सकते हो और आप ओवरऑल एक एज पे बैठ सकते हो दूसरे लोगों के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये पेपर 1 एंड पेपर 2 की ओवरऑल जो है बुक लिस्ट एंड स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दिया। अब फिजिकल मेडिकल का मैंने आपको बता दिया, आपको आप फिजिकली अपने आप को फिट रखना है एंड इसके साथ साथ मेडिकली अपने आप को फिट रखना है। वो मेडिकल का आपके हाथ में नहीं है, बट जितना आप कर सकते हो उतना ध्यान रखो एंड फिजिकल की प्रैक्टिस आपको करते रहनी है। एक वेट का इश्यू होता है जो मैं बता देता हूं, मेडिकल में अगर आपको री मेडिकल मिलता है यानी कि रिव्यू मेडिकल मिलता है, तो रिव्यू मेडिकल अब नेक्स्ट दिन होने लग गया है। पहले वो 30-40 दिन बाद या 45 दिन बाद होता था, लेकिन अभी री मेडिकल जो होगा वो अगले दिन ही होगा। तो आपको अपना वेट वगैरह जो है वो लिमिट के अंदर रखना है, जो चार्ट यूपीएससी ने दिया नोटिफिकेशन के अंदर उसके हिसाब से जो आपका वेट है उसी रेंज के अंदर होना चाहिए। 1-2 किलो का एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 4-5 किलो 7 किलो 10 किलो ये नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। तो आपको अपने वेट को उस रेंज के अंदर जो है वो रखना है। ठीक है, इससे आप अपना मेडिकल में जो री मेडिकल वाला सीन है उससे बच पाओगे। देन बात करते हैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन के अंदर। इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो है वो मैंने कैसे की, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन को मैं कुछ सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करता हूं। सबसे पहले आपका इंटरनल सिक्योरिटी होता है, दूसरा आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है। जब आप रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करोगे तो आपसे डेफ भरवाया जाएगा, जिसके अंदर आपकी सारी डिटेल्स होगी, आपकी ग्रेजुएशन, आपकी जो 12th है वो सब, आपकी हॉबीज होगी, आपके इंटरेस्ट हो गया, आपकी लीडरशिप चीजें हो गई, देन उसके अलावा आपकी फोर्स प्रेफरेंस होगी, वो सारा आपसे भरवाया जाता है। तो ये डेफ हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, तीसरा आपका करंट अफेयर्स हो गया, चौथी चीज आपकी जो हो गई वो हो गई आपकी प्रैक्टिस, जो मिररिंग प्रैक्टिस या मॉक इंटरव्यू जो हम करते हैं वो। तो ये 4 कंपोनेंट के ऊपर मैंने ज्यादा फोकस किया। मैंने पहले अपने डेफ को प्रॉपर तरीके से पढ़ा, हर एक कंपोनेंट को, हर एक चीज को, यूनियन वर्ड अगर लिखा है, ढोलपुर हाउस लिखा है, तो हर चीज का मतलब जाना। मेरी अगर हॉबीज वॉचिंग मूवीज एंड वेब सीरीज है तो अच्छे तरीके से समझा कि वेब सीरीज क्या है, मूवीज क्या है, डिफरेंस क्या है, कौन सी चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है, किस पे इशू क्रिएट हो रहा है, प्रोपेगेंडा क्या चल रहा है, ये सारी चीजें मैंने अलग अलग एंगल से सोच के उसकी प्रिपरेशन करी। करंट अफेयर्स के लिए आप जो है न्यूज़पेपर को फॉलो करोगे, इंटरव्यू के लिए भी और अपने नॉर्मल एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए भी। न्यूज़पेपर के साथ साथ आप कुछ यूट्यूब चैनल्स को भी फॉलो कर सकते हो, उनकी वीडियो जो आती रहती है आप वो फॉलो कर सकते हो, जिसके थ्रू आप जो है अपनी करंट अफेयर्स के साथ टच में रह सकते हो। और इसके अलावा आप मॉक इंटरव्यूज, काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, काफी सारी इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि मॉक इंटरव्यूज प्रोवाइड करते हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हो और उधर अपनी प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हो। बाकी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर इंटरव्यू में। और अगर आपको कोई एक अच्छा मेंटोर मिल जाता है, जैसे मैं लकी था, मेरे पास 2 लोग थे, एक तो चौधरी सर थे और एक मेरी फ्रेंड थी, ये 2 लोग मेरे लिए काफी लकी थे। तो आपको भी अगर ऐसा कोई फ्रेंड मिल जाता है जो कि आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन में हेल्प कर सके तो बहुत अच्छी बात होती है। तो ये सारी स्ट्रेटेजी थी पेपर 1 की, पेपर 2 की, फिजिकल मेडिकल के बारे में मैंने आपको बताया और इंटरव्यू की। अब बात करते हैं मेरी लाइफ के बारे में कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर जो लो फेजेज आए उसको किस तरह से हैंडल किया। देखो, मैं शुरुआत से ही एक ऐसा स्टूडेंट रहा हूं जो पढ़ने में ठीक था, उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ना 12th में आई, ना 10th में आई, ना ग्रेजुएशन के अंदर आई। लेकिन जब मैं यूपीएससी के अंदर एंटर हुआ, जब मैंने 2019 के अंदर प्रिपरेशन करनी शुरू की, तो काफी सारी प्रॉब्लम्स आई। स्टार्टिंग के अंदर कोविड हो गया, अपना जो एग्जाम था वो कुछ पोस्टपोन हो गया, उस चीज को हैंडल करना। देन उसके बाद अपनी प्रिपरेशन करते रहना। मैंने पहले अटेम्प्ट में 2020 में प्रीलिम्स भी क्वालिफाई किया, सीएपीएफ का रिटर्न भी क्वालिफाई किया। लेकिन उसके बाद 2021 के अंदर जब हम जनवरी के अंदर पहुंचे, तो 2021 के जनवरी के अंदर जब मेरा जो मेंस था वो क्वालिफाई नहीं हुआ, वो एक मेरे लिए सेटबैक था। देन सीएपीएफ का जो मेरा इंटरव्यू था वो 2022 के जनवरी के अंदर हुआ, मैं उसके अंदर भी फेल हुआ और मैं फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाया, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। एंड देन जो 2021 का अक्टूबर था उसमें मैंने सिविल सर्विस का दूसरा अटेम्प्ट दिया, मैं फिर से प्रीलिम्स में फेल हुआ। तो ये कहीं ना कहीं 2022 के जनवरी तक आते आते मैं फेल ही होता जा रहा था, मैं कहीं पे सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। अभी तक मेरे हाथ में कोई ऐसी चीज नहीं लगी थी जो कि मैं खुद को ये बोल सकूं कि हाँ हिमांशु अब ऐसा कुछ मिल गया है कि अब टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जून 2022 में जब मैंने अपना तीसरा प्रीलिम्स दिया सिविल सर्विसेज का, मैं फिर से फेल हो गया उसमें। एक बार मेंस लिखने के बाद 2 बार प्रीलिम्स में फेल हो जाना, ये मेरे लिए बहुत बहुत डिमोटिवेटिंग चीज थी। मैं खुद को हैंडल नहीं कर पा रहा था, मैं बहुत ज्यादा परेशान था। मेरे दिमाग में ये था कि ना तो मैं सीएपीएफ में सेलेक्ट हो पाया हूँ, ना ही मेरे 3 अटेम्प्ट मेरे सिविल सर्विस में जा चुके हैं। स्टेट पीसीएस का मेरे को कोई खास ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं, तो मैंने ज्यादा दिए नहीं। तो सीएपीएफ, इसी बीच में एक अच्छी चीज ये थी कि मैंने सीएपीएफ का रिटर्न दिया हुआ था 2021 का और वो क्वालिफाई हो चुका था। फिजिकल मेडिकल हमारे दिसंबर में हो चुके थे, दिसंबर 2021 के अंदर, तो वो भी मेरे क्वालिफाई हो चुके थे। तो जस्ट मेरे पास सीएपीएफ का इंटरव्यू बचा हुआ था। तो मेरे पास एक ये चैलेंज था कि जनवरी 2022 के अंदर जब मैं सीएपीएफ में फाइनली फेल हो गया, तो अब क्या करना है, अब आगे इंटरव्यू की तैयारी करनी है, 2021 के सीएपीएफ 2021 के इंटरव्यू की तैयारी करनी है या फिर सिविल सर्विसेज की आगे कंटिन्यू करनी है। उस दुविधा के अंदर रहते रहते मैंने सिविल सर्विस की तैयारी की बट नहीं कर पाया उतने अच्छे से, मैं फिर से प्रीलिम्स से फेल हुआ। लेकिन अब जून 2022 के अंदर जाने के बाद मैंने कुछ डिसाइड किया कि यार
अब हिमांशु कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, कुछ ऐसा अलग करना पड़ेगा जिससे मैं भी मोटिवेटेड रहूं, मेरी फैमिली भी मोटिवेटेड रहे, उनको ये फील ना हो कि मैं सिर्फ टाइम पास कर रहा हूं, या किसी को भी ये फील ना हो, मुझे खुद भी फील ना हो, मेंटल प्रेशर मेरे ऊपर ना आए। तो मैंने जून 2022 के अंदर स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया। मैंने खुद का यूट्यूब चैनल जो है वो स्टार्ट किया। अपनी जो प्रिपरेशन जर्नी थी, अपना जो एक्सपीरियंस था सीएपीएफ का, सिविल सर्विसेज का, वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करना शुरू किया। ज्यादा से ज्यादा मैंने वीडियो जो है वो डालनी शुरू करी ताकि स्टूडेंट्स तक मैं पहुंच सकूं, उन तक अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो शेयर कर सकूं, उनके जो लो फेजेज है उसके अंदर उनकी हेल्प कर सकूं। और ये करते 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 मैं लगभग 6 महीने तक मैं बीत चुका था, और काफी मतलब मैं उसके अंदर काफी इन्वॉल्व हो चुका था। मेरे को अच्छा लगने लग गया था वो काम, कि मैं खुद भी पढ़ रहा हूं और मैं दूसरों को भी पढ़ा रहा हूं, क्योंकि वो एक ऐसा पार्ट था मेरी लाइफ का जिसने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है और बहुत ज्यादा उच्च लेवल पर मुझे पहुंचा दिया। मुझे जो मैं बिल्कुल कुछ नहीं था, वहां से मेरे को कुछ एक ऐसी पोजीशन में पहुंचा दिया कि इतने सारे स्टूडेंट मेरे को जान गए, और कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर मोटिवेशन भी आया कि यार इतने स्टूडेंट्स अगर तुम्हें पसंद करते हैं तो तुम में कुछ अच्छी बात है, तुम कर सकते हो, तुम क्वालिफाई कर सकते हो, जरूर कर सकते हो। तो ये जो यूट्यूबिंग था और जो स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाला कंपोनेंट था, इसने मेरे अंदर बहुत सारा मोटिवेशन एंड बहुत सारा कॉन्फिडेंस जो है वो लाया, और मेरे को इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि मेरे को अब कोई फर्क नहीं था इंटरव्यू लेने वाला कौन है, कैसा है, और मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर के, बाकी मेरे जो मेंटर्स थे उन्होंने भी काफी हेल्प करी, और इस YouTube वाले कंपोनेंट से मैंने बहुत कुछ सीखा भी, बहुत कुछ सिखाया भी। तो इस तरीके से मैंने अपना लो फेज जो है वो हैंडल किया, और एक अच्छा समय आया जब हमें नवंबर में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। जो हमारे इंटरव्यू 1 साल से रुके हुए थे वो नवंबर के अंदर आए, लेकिन परेशानियां भी खत्म नहीं हुई थी, और नवंबर के अंदर अगर हमारे इंटरव्यू आए तो वो इंटरव्यू 3-4 दिन चलने के बाद फिर से रुक गए। क्यों रुक गए? क्योंकि कोई कोर्ट केस था जिसकी वजह से यूपीएससी के द्वारा हमारे इंटरव्यू को बीच में रोकना पड़ा। वो फिर से एक डिमोटिवेटिंग फेज आया हमारे सबके लिए। सिर्फ मैं ही नहीं, जितने भी हमारे जो मेरे साथ के जो जितने भी बैचमेट्स हैं, जो सब सीएपीएफ का इंटरव्यू देने वाले थे, उन सबके लिए एक लो फेज था, एक डिमोटिवेटिंग फेज था कि पहले तो 1 साल बाद ही इंटरव्यू आया है, और उसके बाद दोबारा वो भी जो है वो अटक गया बीच में। लेकिन फिर भी हम सब ने एक दूसरे को हेल्प किया, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी, और फाइनली हमारे जो इंटरव्यू है वो अप्रैल के अंदर आए। तो अब देखो, नवंबर से पोस्टपोन होने के बाद अप्रैल में दोबारा इंटरव्यू आना, तो ये काफी ज्यादा बड़ा गैप जो था वो मेरे लिए हो गया था। इसी बीच मैंने अपने यूट्यूब पे अपना काम कंटिन्यू रखा, बच्चों को पढ़ाना कंटिन्यू रखा, एंड फाइनली जब हमारे इंटरव्यू हुए अप्रैल के अंदर, तो उसके बाद हमारा फाइनल रिजल्ट आया। अप्रैल मई जून तक हमारे इंटरव्यू चले, जून में हमारा रिजल्ट आया, और फाइनली मैंने भी AIR1 सिक्योर करी, और मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं वो भी सेलेक्ट हुए। तो मैं ये स्टोरी आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि ये एक लो फेज शो करता है मेरा, कि कैसे ये 2 बड़े बड़े जो लो फेज थे, इनको मैंने और मेरे जो साथी थे उन सबने हैंडल किया, कुछ ऐसा काम करके जिससे आप उस प्रिपरेशन के साथ भी कनेक्टेड रहो, दूसरों की हेल्प भी कर सको, और अपनी जो प्रिपरेशन है वो भी कर सको, और कुछ जो अर्निंग्स वगैरह होती है वो भी हो जाती है, कोई ऐसी मेजर बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये आने लग गया था कि हाँ, अभी मैं सेल्फ सफिशिएंट हो गया हूं। अभी मेरे हाथ में एक ऐसी चीज है कि अगर फाइनली मैं नहीं भी सिलेक्ट होता हूं तो मेरा वर्स्ट केस बहुत अच्छा है। मेरा जो वर्स्ट केस है, अगर मैं फाइनली सेलेक्ट नहीं भी होता तो भी मेरा वर्स्ट केस एक अच्छी पोजीशन पे था। तो ये मोटिवेशन जो है वो आपके अंदर होना जरूरी है, और उसके लिए आपको अपने आप को इन्वॉल्व रखना पड़ेगा, सिर्फ प्रिपरेशन नहीं, प्रिपरेशन के साथ साथ कुछ और चीजों के अंदर। तो इस तरीके से मैंने अपनी जो लो फेजेस थे उनको हैंडल किया। अब बात करते हैं कुछ मिथ्स के बारे में। जो CAPFAC एग्जाम है उसके रिगार्डिंग कुछ मिथ्स होती हैं, उनको मैं क्लियर करने की आपको कोशिश करता हूं। तो सबसे पहली जो मिथ्स होती है वो ये होती है कि CAPF का जो एग्जाम है वो सिविल सर्विस जितना टफ होता है। तो देखो, ये मिथ बिल्कुल गलत है। सिविल सर्विस जितना टफ नहीं होता है, ऑल्दो उतना इजी भी नहीं है, बट सिविल सर्विस थोड़ा सा लोअर लेवल होता है, और आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो अगर आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी की है तो। और अगर आपने नहीं भी की है तो कोई भी डिफेंस एस्पिरेंट जो FCAT और CDS की तैयारी कर रहा है वो भी अच्छे तरीके से CAPF को दे सकता है। कंडीशन क्या है कि आपको पेपर 2 जो सब्जेक्टिव पार्ट है उस पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी मिथ जो देखने को मिलती है कि सिर्फ इसमें सिविल सर्विसेज वाले लोग सेलेक्ट होते हैं, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड ऐसे हैं जो सिविल सर्विसेज वाले नहीं है। लास्ट ईयर भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे, और इस साल भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने सिविल सर्विसेज का आज तक एक अटेम्प्ट भी नहीं दिया, कभी तैयारी भी नहीं करी, स्टिल उन्होंने अंडर 10 जो रैंक है वो सिक्योर करी है। लास्ट ईयर भी की थी और इस साल भी की है। तो ये मिथ भी मैं बस्ट करता हूं। देन तीसरी जो मिथ्स जो देखने को मिलती है वो ये है कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों का सिलेक्शन होता है। तो ऐसा नहीं है, हिंदी मीडियम वालों का भी सिलेक्शन जो है वो देखने को मिलता है। हिंदी मीडियम जो है उसके काफी सारे बच्चे हैं जो सेलेक्ट होते हैं। इस साल भी जो रैंक 16 है उन्होंने हिंदी मीडियम से एग्जाम को क्वालिफाई किया है, और एक अच्छी रैंक जो है, अच्छा स्कोर जो हासिल किया है, और इंटरव्यू में भी उनको वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स मिले, 116 मार्क्स। देन अगली मिथ जो देखने को मिलती है कि आप इंटरव्यू इंग्लिश में दे सकते हो कि हिंदी में। देखो, मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया और दोनों बार मैंने हिंदी में दिया है।
मैंने हिंदी इंग्लिश को मिक्स करके इंटरव्यू दिया है। एक बार मेरे को 90 मार्क्स मिले थे, एक बार मेरे को 110 मार्क्स मिले थे, और दोनों बार मैं जो है एक अच्छा इंटरव्यू जो है वो दे करके आया हूं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपने हिंदी लैंग्वेज चूज करी है या इंग्लिश लैंग्वेज चूज करी है, टोटली कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बहुत सारे हिंदी वालों को देखा जिनको 80 से भी कम मार्क्स मिले हैं, बहुत सारे इंग्लिश वालों को भी देखा जिनको 80 से कम मार्क्स मिले हैं, बहुत सारे हिंदी वालों को देखा जिनको 116 120 मार्क्स मिले हैं, बहुत सारे इंग्लिश वालों को भी देखा जिनके 120 116 मार्क्स मिले। तो लैंग्वेज मैटर नहीं करती, आपका जो एक्सपीरियंस है वो मैटर करता है, आपकी जो कॉन्फिडेंस है खुद पे, आपकी जो ट्रस्ट है, आपकी जो नॉलेज है वो मैटर करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना जरूरी है कि आप वो चीज जो डिजर्व करते हो, अगर आप उस सीट पे जाकर के वहां बैठे हो उस बोर्ड के सामने, तो आप वो डिजर्व करते हो। आपको वो चीज जो है वो ऐसे मिली नहीं है, आपको किसी ने ऐसे दिया नहीं है कि आप कहीं लाइन में लगे हुए थे और लाइन में सबसे पहले आपका नंबर था और आपको वो चीज मिल गई, है ना। ऐसा कुछ तो नहीं है। आपको उस अपने ऊपर वो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो इसलिए आता है क्योंकि आप वो चीज डिजर्व करते हो। वो आपको ऐसे ही जो है बांटा नहीं है, किसी ने फ्री में नहीं दिया है, ठीक है, आपने उसके लिए मेहनत की है। तो ये एक मिथ है। देन उसके बाद एक मिथ ये होती है कि गर्ल्स का सिलेक्शन नहीं होता, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऑल्दो 2021 के रिजल्ट के अंदर ये हुआ है कि 150 पीपल के अंदर से सिर्फ एक ही गर्ल है, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है। यूपीएससी को कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि हमें 2 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है, 10 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है। अगर 150 की 150 गर्ल्स भी सिलेक्ट हो जाती हैं तो 150 की 150 गर्ल्स ही जाएंगी ट्रेनिंग करने के लिए। कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि बॉयज 33% आएंगे या गर्ल्स 33% आएंगी, कोई भी ऐसा रिजर्वेशन नहीं है, सब इक्वल है, ट्रेनिंग भी दोनों के लिए इक्वल होती है। बट फिर भी जो है गर्ल्स का सिलेक्शन कम क्यों होता है, तो इसका मैं 2 कारण मैं बता सकता हूं। सबसे पहला तो एग्जाम जो है उसके अंदर पार्टिसिपेशन कम है, कुछ पैट्रियार्कल नेचर की वजह से, और कुछ थोड़ा सा ये सोच के कि फौज वगैरह के अंदर जो है गर्ल्स इतना अच्छे तरीके से जो है नहीं कर पाएंगी। बट मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता है, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं 2020 में जो कि गर्ल्स हैं और अच्छे तरीके से अपनी ट्रेनिंग जो है उन्होंने कंप्लीट भी कर ली है, लगभग कंप्लीट कर ली है। देन दूसरा जो रीजन है गर्ल्स के सिलेक्शन का, कम सिलेक्शन का, वो होता है थोड़ा फिजिकल मेडिकल थोड़ा सा टफर साइड पे पड़ जाता है गर्ल्स के लिए, और मोस्टली लोग जब जो है वो काफी बड़ा चैलेंज है, प्रैक्टिस उतनी नहीं होती है, इस वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर पाते कई बार। मैं ये नहीं कहता कि हर गर्ल नहीं कर पाएगी, बट कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो ये कुछ मिथ्स थी जो कि सीएपीएफ एग्जाम के रिगार्डिंग है। और एक और मिथ है जो कि बोला जाती है कि इसके अंदर इंटरव्यू जो होता है वो एसएसबी जैसा होता है। नहीं, इसमें जो इंटरव्यू है वो सीडीएस वाला जो एसएसबी है वैसा नहीं होता है, बल्कि इसमें इंटरव्यू आईएएस का जो इंटरव्यू होता है, जो 30-40 मिनट्स का इंटरव्यू, वैसा इंटरव्यू इसके अंदर देखने को मिलता है, जिसके अंदर पैनल होता है, पैनल के अंदर 4 मेंबर्स होते हैं और वो आपका इंटरव्यू लेते हैं और आपको जो मार्क्स है वो अलोकेट करते हैं। कोई भी 5 दिन का स्टे वाला जो इंटरव्यू है वो यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी मिथ्स थी जो कि सीएपीएफ एसी एग्जाम के रिगार्डिंग जो वो देखने को मिलती है। तो अब बात करते हैं कि क्या सजेशन रहेंगे मेरी तरफ से, अगर आप सीएपीएफ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 2023 के लिए कर रहे हो या फिर 2024 के लिए भी तैयारी कर रहे हो, या कभी भी इन फ्यूचर आप तैयारी करने की सोच रहे हो, तो क्या सजेशंस मेरी तरफ से रहेंगे इस एग्जाम को अगर आपको क्वालिफाई करना है तो, चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट में करना हो चाहे सेकंड अटेम्प्ट में करना हो। बट कुछ सजेशंस ऐसे होते हैं जिसको आप अगर फॉलो करते हो तो वो गलती आप एटलीस्ट ना करो जो हमने करी है या मेरे कुछ फ्रेंड्स ने करी है। अगर आप उन गलतियों से बच जाओगे तो आपका काफी समय जो है वो बच जाएगा। तो मैं उन सजेशंस के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहला सजेशन जो मैं ये देना चाहूंगा कि किसी भी एग्जाम को अगर आपको क्वालिफाई करना है, चाहे वो सीएपीएफ एग्जाम हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे वो सीजीएल हो, आपको सबसे पहले उसका पैटर्न समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस एग्जाम का जो सिलेबस है, उस एग्जाम का जो पैटर्न है वो समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे जो मुझे इंटरेक्ट करते हैं, मुझे टेलीग्राम पे या फिर मुझे यूट्यूब के कमेंट्स के अंदर या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी मुझे अगर मेरे साथ कॉन्टेक्ट करते हैं, मुझसे बात करते हैं, तो उनका डाउट ये रहता है कि सर पेपर 1 की कट ऑफ और पेपर 2 की कट ऑफ अलग अलग होती है क्या, उनको नहीं पता होता। तो सबसे पहले आपको एग्जाम का पैटर्न समझना जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए, कि इसके अंदर पेपर 1 कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, कट ऑफ कितनी जाती है, पिछले 5 साल में कितनी कट ऑफ गई है। ये जितने भी टॉपिक्स हैं इन सबके ऊपर मैंने अपने पर्सनल चैनल के ऊपर भी वीडियो जो है वो क्रिएट की है कि कितनी कट ऑफ है, क्या स्ट्रेटेजी है, कितना ट्रेंड है, कौन सा सब्जेक्ट कहां से पढ़ना है, वो सब कुछ मैंने उसके अंदर बताया हुआ है। स्टिल मैं आपको ये सजेशन जो है वो दे रहा हूं कि आपको पैटर्न को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है उस एग्जाम का। दूसरा जो सजेशन रहेगा वो ये है कि पेपर 1 के ऊपर आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है। सीएपीएफ एग्जाम के लिए खासकर मैं बोल रहा हूं, पेपर 1 के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है और उसमें भी साइंस के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, मैथ्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस ज्यादा करना है, लेकिन बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है। उनको सोर्सेस सही रखने हैं, कोई भी एक सीएपीएफ स्पेसिफिक मैगजीन, एंड इसके अलावा लास्ट में जो एग्जाम से 10 दिन पहले 5 दिन पहले मैराथन वीडियोज आती है, लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर, लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स, वो
ये दो चीजें आप फॉलो करते हो, आपका करंट अफेयर्स काफी अच्छे तक हो जाएगा। देन तीसरा सजेशन जो मेरी तरफ से रहेगा पेपर 2 के लिए, सीएपीएफ एग्जाम का जो पेपर 2 है, इसके अंदर आपको काफी ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं लाइक मी, जिनको पता है कि मैं अच्छा लिख लेता हूं तो मैं ज्यादा प्रैक्टिस करता नहीं, बट हर एक बच्चा उस लेवल का उस लेवल पे नहीं होता। पेपर 2 के अंदर राइटिंग कंपोनेंट में उस लेवल पे नहीं होता, तो आपको वो मेहनत जो है करनी पड़ेगी। पेपर 2 के लिए आपको ग्रामर के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आपको 8th 9th क्लास की जो ग्रामर होती है वो आप अच्छे तरीके से पढ़ो, और उसको पढ़ करके आप ग्रामर जो है उसकी प्रैक्टिस जो है वो करो, उससे आपका बेस बन जाएगा। फिर आप सब्जेक्टिव ग्रामर जो सीएपीएफ एग्जाम में आती है उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख करके टॉपिक्स आइडेंटिफाई करो कि ये टॉपिक्स हैं जो ग्रामर के आते हैं, उसको फिर आप प्रैक्टिस करो। दूसरा, पेपर 2 के लिए राइटिंग को प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको 300 वर्ड के अंदर ऐसे लिखना है, 300 वर्ड के अंदर आर्ग्यूमेंट लिखना है, 200 वर्ड के अंदर रिपोर्ट लिखनी है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके लिए आप चाहो तो कोई टेस्ट वगैरह जो है वो भी देना चाहो तो दे सकते हो, बट पेपर 2 के लिए राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। आप डायरेक्ट एग्जाम के अंदर लिखोगे तो आपका कुछ ना कुछ पेपर छूट जाएगा। पेपर 2 का गारंटीड है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ सेलेक्ट भी हुए हैं और नहीं भी सेलेक्ट हुए, बट उनका पेपर 2 में कुछ ना कुछ छूट गया है, तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है कि आपका कुछ छूटे ना। देन उसके बाद अगला जो सजेशन मेरी तरफ से रहेगा सीएपीएफ एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली, कि आपको अपने आप को फिजिकली स्ट्रॉन्ग रखना है और आपको मेडिकली फिट रखना है। फिजिकली स्ट्रॉन्ग रखने का क्या मतलब है कि आप रेगुलर जो है वो रनिंग करो, रेगुलर जॉगिंग जो है वो करो, आप अपने वेट को जो है वो लिमिट के अंदर रखो। एंड मेडिकली फिट रखने का मतलब ये कि आप ध्यान रखो कोई चोट वोट ना लगे, अपनी जो आई पावर है उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें। एंड इसके साथ साथ अपने आप को जो मेडिकली फिट है वो रखे। अपने वेट वगैरह के ऊपर ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेडिकली वेट की वजह से बाहर हो जाते हैं। एंड लास्ट में मैं आपको जो एक और जो मेरा सजेशन रहेगा वो ये रहेगा कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहा, मान लो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तो आपकी फैमिली भी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगी, और आपकी फैमिली ने नहीं किया ट्रस्ट तो किसी ने भी ट्रस्ट नहीं करना आपके ऊपर, फिर आप डिमोटिवेशन फेज के अंदर चले जाओगे। तो खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखोगे तो आप मोटिवेटेड रहोगे, कॉन्फिडेंस आपका हाई रहेगा और आप अपनी प्रिपरेशन सही तरीके से करते रहोगे। देन एक और सजेशन जो मैं दे सकता हूं वो ये है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से करना है। चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे सीएपीएफ हो, सिविल सर्विसेज हो, सीजीएल हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि रिपीट होते हैं। पेपर 1 के भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, पेपर 2 में भी टॉपिक्स रिपीट होते हैं। पेपर 2 की कुछ डेडिकेटेड थीम्स है जो कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे तो पता चल जाएंगी। हर थीम्स के ऊपर से एक क्वेश्चन जो है वो हर साल देखने को मिलता है। तो अगर आप अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे तो आपका पेपर 1 और पेपर 2 काफी अच्छे तरीके से हो जाएगा। एंड इंटरव्यू के लिए भी मैं आपको बता दूं, जो स्पीकिंग प्रैक्टिस है वो काफी ज्यादा जरूरी है। इंटरव्यू में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है स्पीकिंग और एक होता है आपका नॉलेज। लोग जो है वो नॉलेज वाले कंपोनेंट के ऊपर काफी ज्यादा काम करते हैं, बट स्पीकिंग वाला जो कंपोनेंट है उसके ऊपर काम नहीं करते हैं। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि आपको स्पीकिंग वाले कंपोनेंट के ऊपर भी पूरी मेहनत जो है वो करनी है, ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर एफर्ट्स लगाने। और इंटरव्यू कोई एक सिंगल दिन का गेम नहीं है। होने को वो इंटरव्यू 30 मिनट का होता है, 40 मिनट का होता है, लेकिन वो एक सिंगल डे गेम नहीं है। आप एक दिन के अंदर वो चीज नहीं डेवलप कर सकती। तो वो एक लॉन्ग प्रोसेस होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, जो कि आपको अभी से ही अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ लेकर के चलना पड़ेगा। उसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, कुछ बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, करंट अफेयर्स के साथ अपने आप को अवेयर रखना पड़ेगा, इंटरनल सिक्योरिटी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारे सजेशंस थे जो कि मेरी तरफ से थे फॉर दी ऑल दी एस्पिरेंट जो कि सीएपीएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फॉर 2023 और 2024। लास्ट में हम लोग बात करते हैं कि आप अपने आप को मोटिवेटेड रख कैसे सकते हो। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान मोटिवेटेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके अंदर वो चीज जो है वो होनी जरूरी है। उसके लिए सबसे पहला जो मैं अपने साथ भी यूज करता था और आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा कि आपको आपका वाई क्लियर होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप इस एग्जाम की तैयारी क्यों कर रहे हो। कोई भी एग्जाम जो आपने चूज किया है, किसी ने आपको जबरदस्ती उसके अंदर नहीं बिठाया, आपने उसको चूज किया है, तो क्यों चूज किया है। जब मेरे सामने भी ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती थी, जब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मेरे कॉलेज से पास आउट है और मेरे कॉलेज की जो प्लेसमेंट रेट है बहुत हाई है, प्लेसमेंट भी काफी अच्छी मिलती है, तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये आता था कि हिमांशु, जो मेरे साथ के फ्रेंड्स हैं वो 2 लाख 3 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर रहे हैं और मैं जीरो पे बैठा हुआ हूं, तो मुझे कहीं ना कहीं बुरा लगता था, डिमोटिवेशन होता था। लेकिन उसके बाद मेरे को अपना वाई क्लियर था। जब भी वो चीज मेरे मन में आती थी, मैं ये सोचता था कि मैं यहाँ क्यों आया हूं। वो मैंने खुद चूज किया है, मेरे को किसी ने बिठाया नहीं, ना मेरे पेरेंट्स ने, ना मेरे किसी फ्रेंड ने, ना ही किसी और फैमिली मेंबर ने, ना किसी टीचर ने। मैंने खुद के लिए खुद का रास्ता जो है वो चूज किया है। अगर मैंने वो चूज किया है तो उसको पूरा करना भी मेरी ही जिम्मेदारी है, और उसको छोड़ करके आगे बढ़ना तो वो भी मेरी ही जिम्मेदारी है। तो इसलिए खुद का वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। आपको आपका
रीजन पता होना जरूरी है कि आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे क्यों कर रहे हो। मेरा रीजन, मेरा वाई जो था बिल्कुल क्लियर था, क्यों मैं चाहता था कि मैं अपने गांव के अंदर, अपने इस गांव के अंदर, जठीगरा गांव के अंदर पहला गजेटेड ऑफिसर बनना चाहता था। ऑल्दो इससे पहले भी कुछ ऑफिसर्स बने हैं, लेकिन यूपीएससी के थ्रू जो बनना है ना, वो बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंट मेरे को लगता है कि वो है बहुत डिफरेंट, और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मुकाम है। तो वो भाई मेरे अंदर क्लियर था कि मैं अपने गांव का पहला गजेटेड ऑफिसर बनना चाहता था। मेरी पूरी फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर नहीं है, और अगर है भी तो बहुत लोअर लेवल पे है। तो मेरे मन में ये क्लियर था कि मेरे को इस लेवल तक पहुंचना है ताकि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा कर सकूं, अपने गांव के लिए भी बहुत कुछ अच्छा कर सकूं। बहुत सारी चीजें होती है जो आप अपने ऑफिसर बनने के बाद अपने एरिया के लिए कर सकते हो। तो ये मेरा भाई क्लियर था। दूसरा रीजन, आप अपने दूसरा तरीका जिसके के थ्रू आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो, वो है अपनी फैमिली के साथ बात करना। मेरी जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी, मैं अपनी फ्रेंड के साथ और अपनी बहन के साथ, अपनी मम्मी के साथ, अपने पापा के साथ, जो भी मेरे को प्रॉब्लम आती थी, मैं इन 4 लोगों के साथ हमेशा डिस्कस करता था। 1-2 फ्रेंड्स और हैं जिनके साथ मैं ये डिस्कस करता था, ताकि कभी भी कोई भी लो फेज आए तो ये कुछ वो सजेशंस मुझे दे सके, ताकि मैं कोई गलत डिसीजन जो है अपनी लाइफ के अंदर ना लूं। क्योंकि वो फेज ऐसा होता है कि जब आप डिमोटिवेटेड हो रहे हो, तब आप जो डिसीजन लोगे ना, वो मोस्टली गलत ही होंगे। ठीक है, वो बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है उस टाइम पे सही डिसीजन लेना। तो इसीलिए मैं अपनी फैमिली के साथ जो है वो बात करता था, फैमिली को अपनी चीजें बताना, अपनी प्रॉब्लम्स बताना, उनसे उनकी जो चीजें है वो सुनना, ऐसे ही आसपास की बातें करना, ताकि उनको भी ये फील रहे कि हाँ भाई बच्चा हमारे साथ कनेक्टेड है और ये बहुत ज्यादा परेशान नहीं है, ये ठीक चल रहा है। ठीक है, तो ये है। और फैमिली आपको जो है वो लो फेज के अंदर भी सपोर्ट करेगी, और जो अच्छा फेज होगा ना उसके अंदर भी आपके साथ खड़ी रहेगी। तीसरा जो आपको करना चाहिए वो ये है कि आप अपने आप को सिर्फ पूरे एक ही एग्जाम के अंदर मत डाल दो। अगर आप अपने आप को पूरा 100% एक एग्जाम के अंदर ही डाल दोगे तो आप अपनी लाइफ जो है वो काफी हद तक सब स्पॉइल कर रहे हो। आपको थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटीज करना भी जरूरी है, कुछ डिफरेंट चीजें जो है वो करना जरूरी है, थोड़ा बहुत बुक्स पढ़ना, या फिर कुछ आपकी हॉबी हो, कोई भी आपकी हॉबी हो। लाइक मेरी हॉबी जो है वो वॉचिंग मूवीज एंड वेब सीरीज है, और इसके साथ साथ मैं जो है थोड़ा बहुत जो है घूमना फिरना भी कर लेता हूं। तो ये आपकी जो हॉबीज है उनको आप फॉलो करो, ताकि आप जो है वो एक ही चीज के अंदर फंसे ना रह जाओ, और आप अपने आप को जो है बिल्कुल ही लाइक वो है ना कि बिल्कुल ही एक डार्क जोन के अंदर डाल दो, तो वो ना हो, और आप कोई ऐसी एक्टिविटीज करते रहो जो जिससे आपको अच्छा लगे, जिससे आप मोटिवेशन हो। जैसे मैं कभी भी अगर परेशान होता था, मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का या कुछ भी, तो मैं उस दिन नहीं करता था पढ़ाई। उस दिन मैं अपनी कुछ मूवीज वगैरह, कुछ वेब सीरीज वगैरह वो सेलेक्ट करता और वो देखता था, बिकॉज मेरे को पता है कि इससे मेरा माइंड जो है वो ठीक होगा, और उसके बाद मैं फिर दुगनी एनर्जी के साथ अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर पाऊंगा। तो यही सारी चीजें अगर आप अपनी लाइफ के अंदर फॉलो करोगे, और सिर्फ एग्जाम की तरफ नहीं घुसे रहोगे, अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्ट करोगे, अपनी कुछ चीजें जो पढ़ाई के अलावा भी चीजें वो भी करोगे, तो आप अच्छा जो है आप पॉजिटिव भी रहोगे और अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते रहोगे। एंड लास्ट में मैं आप लोगों को बस यही बोलना चाहूंगा कि अपने ऊपर ट्रस्ट रखना बहुत जरूरी है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको कॉन्फिडेंस रहेगा तो ही आप उस एग्जाम के ऊपर उतना कर पाओगे, और ऐसा कोई रूल नहीं होता कि जो टॉपर्स होते हैं वही क्वालिफाई करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे को देखा है जिन्होंने एसओएल वगैरह से ग्रेजुएशन करी है, डिस्टेंस से ग्रेजुएशन करी है, लेकिन स्टिल उन्होंने बहुत अच्छी रैंक्स जो है हासिल करी है सीएपीएफ में या सिविल सर्विसेज में। तो यही सारी स्ट्रेटेजी थी, यही सारी मेरी जो है मेरे एक्सपीरियंसेस थे, यही सारी मेरे जो थी मेरी जो जर्नी थी वो मैंने आपको बताई, जो लो फेजेस थे, जो हाई फेजेस थे, जो मेरे टिप्स थी, जो मेरी मोटिवेशन थी, जो मेरे सजेशंस थे। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को यही सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड लास्ट में मैं डीकेटी को भी थैंक्स करना चाहूंगा कि इन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, इस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, ताकि मैं और ज्यादा लोगों तक अपना जो है रीच जो है, मैं लोगों तक अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो शेयर कर पाऊँ। लास्ट में मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी, और मुझे जो है ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक रीच कर सकूं, उन तक अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो शेयर कर सकूं, अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर सकूं, और ताकि वो जो गलतियां मैंने की है वो ये लोग जो है वो ना करें, स्टूडेंट जो है वो गलतियां ना करें। एंड ये सारी स्ट्रेटेजी थी। बाकी आप लोगों को अगर और ज्यादा डिटेल में आपको कोई लगता है कि कोई ऐसा कंपोनेंट है जो मैंने मिस कर दिया, तो आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो, यूपीएससी सीएपीएफ विद हिमांशु वत्स। ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर मैं पिछले 1 साल से सीएपीएफ एसी एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस डाल रहा हूं। मैंने काफी सारे एस्पेक्ट जो कवर किए हैं, चाहे सिलेबस हो, बुक लिस्ट हो, एवरीथिंग। तो उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर सकते हो, सारी वीडियो जो है देख सकते हो। हर एक कंपोनेंट को मैंने काफी कॉम्प्रिहेंसिव एंड काफी डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किया है। लास्ट में थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।